हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम 7th क्लास के अध्याय 4 सरल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो सरल समीकरण को देखने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं और उसे समझते हैं पहले। तो सरल समीकरण का मतलब ही होता है कि जो अभी जो है कि आसान समीकरण, एक इक्वेशन समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें समीकरण क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो समीकरण हम लोग लिखते हैं समीकरण। ठीक है, तो समीकरण होता है कि जब हम व्यंजक को समता या बराबर के चिन्ह से दर्शाते हैं तो वह समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे हमको दो चीज़ मिलते हैं कि व्यंजक क्या होते हैं और समता या बराबर। तो हम जानते हैं कि समता या बराबर जो होता है, समता या बराबर, वो ये बराबर का साइन है। ठीक है, लेकिन व्यंजक क्या होता है इसको हम जान ले। ठीक है, जैसे आप एक समीकरण का एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 4x + 5 = 0। अब जैसे समता क्या हो गया, बराबर का साइन, और ये जो हो गया ये क्या है, व्यंजक है। तो व्यंजक और बराबर का चिन्ह मिलकर अगर 0 है तो ये क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। और देख लेते हैं 3x + 5 = 0। यहाँ देख लीजिए 2x + 3 = 4, ये भी क्या है, इक्वेशन है। तो ये सब इक्वेशन है। अब हम समझते हैं कि व्यंजक क्या होते हैं। अब देखिए व्यंजक, ठीक है, तो व्यंजक को हम लोग अंग्रेजी में एक्सप्रेशन बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। अब देखिए एक्सप्रेशन जो होता है कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, तो एक्सप्रेशन जो होता है वो चर और अचर पदों का, चर और अचर पदों को आपस में मिलाकर व्यंजक बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए अचर पद 2x + 3, ये क्या है, व्यंजक है। 4x + 2 क्या है, व्यंजक है। x + 5 क्या है, व्यंजक है। x + 3 क्या है, व्यंजक है। y + 3 क्या है, व्यंजक है। ये सब व्यंजक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चर पद क्या होते हैं और अचर पद क्या होते हैं। ठीक है, तो चर पद जो होते हैं कि चर को अंग्रेजी में हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो वह मान जो बदलता रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो चर क्या हो जाएगा, ऐसी कोई वस्तु या संख्या, ऐसी कोई वस्तु या संख्या जो विचरण या बदलती है उसे चर कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। अब देखिए चरों को प्रायः अंग्रेजी के वर्णमाला द्वारा दर्शाया जाता है या दर्शाते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे x, y, z, l, m, n, o, p, etc जितना भी रहे ये सब क्या है, अचर है। क्या है, चर है। क्या है, चर है। ठीक है, अब अचर पद को देखते हैं। अचर, तो इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो
अचर क्या होता है? तो जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। गिनती की, या लिखिए अचर, अचर को प्रायः गिनती की संख्याओं से दर्शाते हैं, गिनती की संख्याओं से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कहाँ तक 6 7 इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, तो हम अचर और चर को समझ चुके हैं। तो अचर चर मिलकर क्या बना रहा है? व्यंजक बना रहा है। व्यंजक मिलकर समता चिन्ह के साथ क्या बनाते हैं? समीकरण बनाते हैं। ठीक है, अब हमको एक और चीज़ को ध्यान देना है। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं पहले, कि मान लीजिए कोई आपसे कहे कि किसी में बराबर या समता का चिन्ह नहीं है, तो क्या वह समीकरण है? तो हम कहेंगे नहीं। ठीक है, तो एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए, कि नोट समीकरण होने के लिए क्या है? समीकरण होने के लिए, देखिए समीकरण होने के लिए क्या जरूरी है? तो पहला हमारा क्या हो जाएगा कि एक व्यंजक में कम से कम एक चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए। चर होना चाहिए। चर होने का मतलब क्या होता है? ABCD का कोई अक्षर होना चाहिए। ठीक है, जैसे X Y Z L M N ETC। ठीक है, इत्यादि, हिंदी में इसको इत्यादि बोलते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? समता या बराबर, समता या बराबर का चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समता या बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ रहा है कि 4x + 5 > 0 ये समीकरण है? तो नहीं, समीकरण नहीं है। क्या है? समीकरण नहीं है। क्यों समीकरण नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक चर पद तो है, अचर पद भी है, लेकिन यहाँ समता का चिन्ह नहीं है। ये बड़ा का चिन्ह है। क्या है? बड़ा का चिन्ह है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी इक्वेशन को 4x + 5 = 0 ये समीकरण है? तो हाँ, ये समीकरण है, समीकरण है। ठीक है, इस तरह से हम समझ चुके हैं कि मैंने इक्वेशन होने के लिए, समीकरण होने के लिए क्या है? बराबर का चिन्ह होना चाहिए और समता एक व्यंजक में चर पद होना चाहिए, तभी वो समीकरण पॉसिबल है। ठीक है, अब हम बारी बारी से प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें समझेंगे। ठीक है, अब देखिए हमसे प्रश्नावली 4.1 में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ठीक है, अब हमको अंतिम स्तंभ को पूरा करना है। ठीक है, अब मान लीजिए पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? x + 3 = 0। अब देखिए कह रहा है कि चर का मान, x का मान कितना है? 3 है, तो x के जगह 3 रखिए, यहाँ 0, तो 3 3 क्या हो जाएगा? 6 = 0। अब देखिए 6 0 के बराबर है तो नहीं है, तो यहाँ कह रहा है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं? तो लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 0 आना चाहिए। अगर 6 के जगह हमारा 0 आ जाता तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाता, लेकिन क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो समीकरण संतुष्ट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समीकरण में बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्या? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं LHS = RHS।
क्या होना चाहिए, बायां पक्ष हमेशा दायां पक्ष के बराबर होना चाहिए, तभी समीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दूसरा में x+3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो x+3 इक्वल्स बराबर 0, तो x के जगह 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो हमारा क्या रहा है 0, यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब 3 बराबर 0 आ गया हमारा। अब देखिए 3 0 के बराबर है तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी समीकरण नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, x+3 बराबर 0, x बराबर -3। अब देखिए x+3 बराबर 0 है। अब x के जगह हमको क्या कह रहा है, -3 रखने के लिए जोड़ 3 बराबर 0। अब देखिए 3 में से 3 घटेगा या -3 में से 3 घटेगा तो 0, ये भी 0। अब देखिए 0 0 है, तो कह रहा है कि बताइए समीकरण संतुष्ट होती है, तो हाँ समीकरण संतुष्ट होती है। ठीक है, अब चौथा नंबर को देखिए, 4 नंबर में कह रहा है x-7, क्या, x-7 बराबर 1। अब देखिए x के जगह कितना कह रहा है, 7 रखने के लिए, तो x के जगह हम 7 रखें बराबर -7 बराबर 1। अब देखिए 7 में से 7 घटेगा 0 बराबर 1। अब यहाँ देखिए यहाँ तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ क्या है 1 है, तो दोनों बराबर है तो नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो हमारा क्या इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है, तो नहीं। अब देखिए पांचवा क्या है, x-7 बराबर 1। अब कह रहा है कि x के जगह आप 8 रखिए। अब x के जगह हम 8 रखें तो x के जगह 8 तो -7 बराबर 1। अब देखिए 8 में से 7 घटेगा 1, 1 में से 1 1। अब देखिए इस साइड भी 1, इस साइड भी 1, तो दोनों बराबर है, दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो हाँ करता है। ठीक है, अब हम 6 नंबर को देखते हैं। अब आप 6 नंबर को देखिएगा तो 6 नंबर में क्या कह रहा है कि 5x बराबर 25, 5x बराबर 25। अब देखिए कह रहा है कि x के जगह 0 रखिए। अब x के जगह हम 0 रखेंगे तो क्या हमारा x में 0 से गुना करेंगे, 5 में अगर 0 से गुना तो 0, यहाँ क्या गया 25। अब देखिए दोनों संख्या बराबर नहीं है, इसीलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 7वां में 5x बराबर 25। अब x के जगह कह रहा है 5 रखने के लिए, तो x, अब x के जगह हम 5 रखें तो हमारा 25। अब देखिए 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25, और इधर भी 25। अब देखिए ये भी और ये भी दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो करता है, तो हाँ। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। अब 8 नंबर में हमसे कह रहा है कि 5x बराबर 25। अब कह रहा है कि x बराबर -5 लेने के लिए, x बराबर क्या कह रहा है -5 लेने के लिए, तो x गुना x के जगह क्या लिखेंगे -5 25। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले क्या करते हैं, गुना में साइन का गुना करेंगे, तो यहाँ क्या है जोड़ है, तो जोड़ माइनस क्या हो जाता है माइनस, अब बचा 25। ठीक है, -25 बराबर 25। अब देखिए यहाँ क्या है -25 है, ये क्या है 25 है, तो दोनों क्या है अलग अलग है, तो करता है, तो नहीं। ठीक है, अब 9 नंबर को देखिए। 9 नंबर में कह रहा है m/3 बराबर 2। m के जगह कह रहा है -6 रखिए, तो m के जगह हम -6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 में 2 से देंगे तो हमारा क्या जाएगा -2 बराबर 2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है, तो नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए 10 नंबर देखिए। 10 नंबर में कह रहा है m के जगह 0 रखने के लिए। अब देखिए m के जगह 0 रखे तो हमारा क्या आता है, ये अनडिफाइंड है 0, तो ये 0 आ जाएगा, 0 के बराबर 2 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड करता है, तो नहीं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है m बराबर 3, m/3, तो m/3 है, तो m के जगह कितना कह रहा है 6, तो हमारा देखिए 6/3 बराबर 2। अब 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे, तो हमारा क्या हो गया 2 बराबर 2। अब देखिए दोनों क्या है, ये और ये आपस में बराबर है, ये करता है, तो हाँ ये सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हमसे 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जांच कीजिए
कि कोष्टक में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो मान है ये समीकरण कोष्टक में दिए हुए मान के हल है कि नहीं ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ n का मान निकालना है। अब देखिए ए में देखिए क्या कह रहा है, n+5 बराबर 19। अब देखिए n है। अब हम जानते हैं कि कभी भी समीकरण के अगर इस इधर से इधर आएगा तो जान लीजिए, अगर इधर से इसको क्या कहते हैं, बायां पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब देखिए जब भी बायां पक्ष से दायां पक्ष जाए या दायां पक्ष से बायां पक्ष आए तो क्या होगा, अगर जोड़ है तो इधर आके क्या हो जाएगा, घटाव। अगर इधर घटाव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। अगर इधर गुना है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अगर इधर भाग है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। देखिए अगर इधर जोड़ है तो इधर आएगा तो घटाव हो जाएगा, या इधर से घटाव से इधर जाएगा तो जोड़ हो जाएगा। इसको भी क्या हो जाएगा, इधर से घटाव हो जाएगा, इधर से जाएगा तो ये भी। जैसे मान लीजिए अगर इधर जोड़ है तो अगर जोड़ इधर जाएगा तो घटाव हो जाएगा, अगर घटाव इधर आएगा तो जोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर बोलते हैं कि एक दूसरे के स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है, जोड़ है तो घटाव होगा, घटाव है तो जोड़ होगा, गुना है तो भाग होगा, भाग है तो गुना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, n+5 बराबर 19, n+5 बराबर 19। अब देखिए n के जगह n बराबर करेंगे तो ये क्या है, 19। अब देखिए यहाँ है, इधर 5 जाएगा तो क्या है, प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5। तो n हमारा क्या आ गया, 14 आ जाएगा। 19 में से 5 घटेगा 14। अब देखिए कह रहा है n हमारा 14 है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, n बराबर 1। तो ये सेटिस्फाइड करता है, तो ये लिखेंगे नहीं। क्या, नहीं। ठीक है, अब दूसरा को देखिए। अब b देखिए हमारा कह रहा है 7n+5 बराबर 19। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है n-2 आया है, तो क्या करना है, 7n। अब देखिए 19 है, अब इधर जोड़ है तो इधर आ जाएगा तो घटाव हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, 7n कितना आ जाएगा, 14। अब देखिए n है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब 7 से 14 में भाग दीजिएगा तो क्या, 2 हो जाएगा। तो हमारा n बराबर क्या गया, 2। जबकि आंसर कितना दिया हुआ है, -2। तो ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, नहीं। ठीक है, अब आप 3c को देखिए। c को देखिएगा तो क्या कहा है, 7n+5 बराबर 19। अब n बराबर 2 दिया है, तो हमने अभी देखा है कि हमारा n बराबर क्या है, 2। तो c हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। c क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि हमारा n बराबर 2 आया है, यहाँ भी n बराबर 2 आया है। ठीक है, तो हमारा c क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम d को देखते हैं। अब देखिए d में कह रहा है 4p, क्या है, 4p-3 बराबर 13। अब देखिए 4p 13, इधर जोड़ माइनस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा। तो 4p बराबर कितना हो जाएगा, 16। अब p देखिए इधर गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या हमारा आ जाएगा, 4। अब p बराबर हमको क्या आया, 4 आया। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, p बराबर 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ p सेम इक्वेशन है, p-3 13p। अब हमारा p बराबर क्या है, 4 आया है, यहाँ क्या है, -4। तो ये है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन सेम है, यहाँ क्या है, p बराबर 0। तो ये भी है, तो ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको p बराबर क्या आया है, p बराबर 4 आया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए हमको 3 नंबर प्रश्न में हमसे कह रहा है कि प्रयत्न और भूल विधि से, प्रयत्न या भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रयत्न या भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान लीजिए हमारा समीकरण क्या है, 5p + 2 बराबर 17। तो क्या हो जाएगा, 5p 17, इधर जोड़ में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5p बराबर 15। ठीक है, तो हमारा p बराबर क्या हो जाएगा, 15/5, क्या आ गया, 3। क्या आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3m
माइनस 14 बराबर 4। तो क्या हो जाएगा 3m बराबर 4। अब इधर माइनस में इधर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा, तो 3m बराबर कितना हो जाएगा 18। तो m बराबर क्या हो जाएगा 18/3, कितना आ जाएगा 6। तो m बराबर क्या आ जाएगा 6। ये हमारा हो गया। ठीक है, या आप भूल विधि से कैसे करेंगे, तो क्या कीजिएगा कि वैल्यू रखते जाइएगा, p के जगह 0 1, तो p के जगह 0 रखेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब देखिए p के जगह 1 रखिएगा तो 5 रखिएगा, 2 रखिएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब p के जगह 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 15 2 17। p के जगह हम 3 रखेंगे जोड़ 2 तो 15 हो जाएगा, 2 जोड़ 17। अब देखिए ये और ये 17 17 दोनों बराबर, LHS बराबर RHS, मैंने दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसीलिए p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस विधि से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं और उसे समझते हैं। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। निम्नलिखित कथनों के लिए क्या करना है, समीकरण देना है। अब देखिए पहला का क्या कह रहा है, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। अब देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं x और 4 का योग कितना है 9 है। 4 का योग का मतलब जोड़ होता है, तो x + 4 बराबर 9, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है b में y में से, तो मैंने बताया था आपको कि में से का मतलब घटाओ। अब 2 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 8, तो हमारा ये इक्वेशन हो गया। 3 को देखिए क्या कह रहा है, a का 10 गुना, तो क्या हो जाएगा a का मतलब गुना कितना है बराबर 70, तो क्या हो जाएगा 10a बराबर 70, 10a बराबर 70। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, संख्या संख्या क्या है b है, को 5 से भाग देने पर संख्या क्या 6 प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा b/5 बराबर 6, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, अब हम 5 को देखते हैं। अब आप 5 को देखिएगा तो 5 में क्या कह रहा है, t का 3/4, तो t का 3/4 3/4 कितना है 15 है, तो क्या हो जाएगा 3t/4 बराबर 15, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5 का। ठीक है, अब छठा का देखिए, छठा का कह रहा है m का, तो m का मतलब मैंने बताया था गुना 7 और 7 का योगफल कितना है 77 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 7m जोड़ 7 बराबर 77, ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम 7 नंबर को देखते हैं। अब देखिए आप 7 नंबर को देखिए, तो 7 नंबर में कह रहा है एक संख्या x की चौथाई। अब कोई संख्या है, मात्र वो संख्या क्या है x का चौथाई माने 1/4 क्या है ऋण 4, ऋण माने घटाओ 4, आपको 4 देता है बराबर 4, तो हमारा क्या हो गया x/4 - 4 बराबर 4, क्या हो जाएगा, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आसानी से, फिर भी आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अब हम 8 नंबर को देखते हैं। तो 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि आपको y से के कह रहा है y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो क्या प्राप्त हो रहा है 60, तो बराबर 60, तो क्या हो गया 6y - 6 बराबर 60, यही इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप 9वें इक्वेशन को देखिए। 9 में क्या कह रहा है z के 1/3, z का 1/3 में 3 जोड़ने से क्या प्राप्त हो रहा है 30, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा z/3 जोड़ 3 बराबर 30, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखे। निम्नलिखित समीकरण को क्या लिखना है, सामान्य कथन में लिखना है। अब जैसे मैंने 4 नंबर में क्या किया है कि कथन में दिया था उसको समीकरण में लिखे थे, यहाँ पे क्या करना है कि समीकरण में दिया हुआ है इसको कथन में लिखना है। तो देखिए पहला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p
जोड़ है तो और 4 का योग, 4 का योग कितना है 15 है, तो 4 का योग 15 है, ये हो गया। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो m में से 2 के क्या लिख सकते, m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप सी को देखिए, सी का कप क्या है, दोगुन, एम क्या दोगुना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एक संख्या एम का दोगुना 7 है। क्या लिखेंगे, एक संख्या एम का दो गुनी 7 है, 2 गुनी 7 है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में क्या हो जाएगा, तो संख्या m का 1/5 मैंने 1/5 3 होता है, 3 होता है। ठीक है, अब आप इसको पांचवा को देखिए, तो पांचवा क्या हो जाएगा कि संख्या m का 3/5 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। अब देखिए आप छठा का क्या हो जाएगा, तो क्या है, तो p का क्या लिखेंगे, संख्या p का 3 तिगुनी का 4 से योग 25 है। क्या है, 25 है। ठीक है, अब आप 7 नंबर को देखिए, अब आप 7 नंबर को देखिएगा तो 7 नंबर में क्या कह रहा है, 4 गुना है, तो संख्या हो जाएगा संख्या p का 4 गुना, संख्या p का 4 गुना में से 2 18 होता है, 18 होता है। ठीक है, अब आप 8 को देखिए, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिखते, संख्या p के आधे में से, संख्या p के आधे में से नहीं होगा, जोड़ना है, आधे के योग 8 होता है, 8 होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। निम्नलिखित स्थितियों में क्या करना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, पहला हमसे कह रहा है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कांचे हैं, ठीक है, उनके 5 गुने से, तो क्या हो गया, मानेंगे कि इरफान क्या है, तो माना कि इरफान के पास माना कि परमीत के पास कांचों की संख्या, तो परमीत मान, अब देखिए परमीत के पास कांचों की संख्या अब कितना है, m है। अब देखिए क्या है, 5 गुने से 7, तो क्या हो जाएगा, 5m से 7 अधिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7, और कितना है, तो 37 कंचे हैं बराबर, इरफान के पास कितने कंचे, तो 37 कंचे के बराबर हो जाएंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 5m + 7 बराबर 37। ठीक है, अब आप इसको देखिए, दूसरा को कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु को y वर्ष, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि लक्ष्मी की आयु हमको क्या लेना है, y वर्ष, तो लक्ष्मी की आयु मान लीजिए y वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कितना है, 3 गुना है, कितना है, 3 गुना है। अब कह रहा है
3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है मतलब जोड़ बराबर कितना है पिता का आयु, तो 49 वर्ष। तो हमारा क्या हो जाएगा 3y + 4 = 49, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दोगुना धन 7 है, दोगुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक कितना है, एल लेना है। तो देखिए एल लिए कितना कह रहा है, तो दोगुना। ठीक है, क्या हो जाएगा दोगुना, कितना अधिक है 7, कितना है टोटल अंक 87, तो क्या हो जाएगा 2l + 7 = 87, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। कितना है, आधार कोण का दुगुना है, दुगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण क्या है 20 डिग्री है, तो याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए आधार कोण क्या है b है, कितना है दोगुना है। ठीक है, आधार कोण कितना है दोगुना है। अब देखिए आधार कोण हमारा दुगुना हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। तो यहाँ देखिए क्या है 180 डिग्री। अब देखिए प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण, अब देखिए क्या है दोगुना है, तो 2 है, और कितना आधार होता है तो 2b, तो ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा गुने 2b = 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 4b = 180 डिग्री। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया 4b = 180 डिग्री। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो या समझने में परेशानी हो रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।